बुक्स सारे डिस्कस करूंगा मैं। कहां तक हो चुके हैं डिस्कस? 10th हो गया, तो बिगिनर बुक्स 11 और 12 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 1 और 2 वो भी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। आज ईएमआई पढ़ा दूंगा, उसमें असाइनमेंट भी दूंगा, वो भी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म का फिर भी डिस्कस करूं या ना करूं, लेकिन ईएमआई का तो करूंगा ही करूंगा। ओके, तो असाइनमेंट कंप्लीट रखें ताकि पेंडिंग ना चले, ठीक है भाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ईएमआई हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जहां मैग्नेटिज्म कंप्लीट हुआ है उसके बाद 2-3 पेज छोड़ देना, उसके बाद डालना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट नेम क्या है? ईएमआई। ऑनलाइन वालों बोर्ड विजिबल है? बोर्ड क्लियर है ना? ओके, हाँ जी। मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या डिस्कस करना है समझना। जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में क्या डिस्कस किया था? करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक इफेक्ट, नाम भी यही था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, था ना। मतलब हमने इलेक्ट्रिक फिनोमिना से मैग्नेटिक फिनोमिना देखा, देखा था ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फिनोमिना, बोलो। उससे हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखी थी। आवाज ही नहीं है यार। तो जब साइंटिस्ट के दिमाग में कीड़ा चला कि यार इलेक्ट्रिक फिनोमिना से मैग्नेटिक फिनोमिना पॉसिबल है, तो क्या इसका अपोजिट दैट इज मैग्नेटिक फिनोमिना से इलेक्ट्रिक फिनोमिना पॉसिबल है क्या? समझ में आई बात? मैग्नेटिक फिनोमिना से इलेक्ट्रिक फिनोमिना पॉसिबल है क्या? तो काफी साइंटिस्ट इस पे काम किया, फाइनली जवाब मिला यस इट इज पॉसिबल। और वो जवाब किसने दिया? फेराडे ने। इन्होंने बोला, फेराडे ने बोला कि यस इट इज पॉसिबल, इलेक्ट्रिक फिनोमिना से सॉरी मैग्नेटिक फिनोमिना से इलेक्ट्रिक फिनोमिना भी पॉसिबल है। ओके, तो उनसे जब पूछा गया कि बताइए कैसे, कैसे पॉसिबल है, समझाओ, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया को समझाया कि इस तरह से मैग्नेटिक फिनोमिना से इलेक्ट्रिक फिनोमिना पॉसिबल है। तो वो एक्सपेरिमेंट समझने के लिए पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, तब वो एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा हमारे को, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जो टर्म है वो दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फ्लक्स, हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स समझिए। जिसे आपने वहां एक टर्म पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या होगा? सेम डेफिनेशन लिखो। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया number of magnetic field lines passing through an area is called magnetic flux. Is it clear? हेलो, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था? शायद याद हो आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हैं? ई इंटू ए। थोड़ा बढ़िया से बोले तो ई डॉट ए होता है। और होता कितना हो? ई एक कोस थीटा। क्या होता है? समझ रहे हैं यहाँ पर? जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है,
इसके अंदर कोई एरिया रखा हुआ है, ये इसका प्लेन ऑफ एरिया हो गया, कोइल का प्लेन हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, और ये एंगल थीटा है। ओके, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एफ फाई एम बोल सकते हैं उसको, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। कितना होगा? तो कितना आ गया ये फाई? क्या बी ए कॉस थीटा आ गया? आवाज ही नहीं आई। बोलो। फोर एन टन्स, अगर कोइल में एन टन्स हो तो फाई का फॉर्मूला क्या लिखोगे? एन बी ए कॉस थीटा। इज इट क्लियर? आवाज ही नहीं है यार। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड। हेलो। अच्छा, ऐसे ऐसा डायग्राम पहले कहीं दिखाया था आपको मैंने, याद करो कहाँ आया था? टॉर्क, याद आ रहा है? उसमें बताया था आपको कि कोइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। तो क्या 60 डिग्री एंगल लेंगे? तो 30, याद है? ऐसी लैंग्वेज आई थी काफी बार। बोलो। और यदि तुम्हें यही क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एक कोइल इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, तो एंगल 60 ही लेंगे। ये डिस्कशन हुआ था हमारा। हेलो। तो वही सेम चीज यहाँ भी चलना है, सेम क्वेश्चंस यहाँ भी बन सकते हैं। कर पाओगे? आवाज ही नहीं है यार। ओके, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला कितना हो गया? एन बी ए कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड। ओके, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा का वैल्यू जीरो हो तो क्या आ जाएगा? फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा एंड दैट विल बी एन बी ए। आवाज ही नहीं है यार। अगर थीटा का वैल्यू मैं 90 कर दूं तो क्या फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? नहीं आया? समझ में आएगी कि नहीं बात? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका यूनिट का। इसका यूनिट क्या होता है? एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है वेबर। क्या होता है? इसको डब्ल्यू बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है मैक्सवेल। क्या होता है? आपस में रिलेशन क्या होता है? 1 वेबर इक्वल टू 10⁻⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर इक्वल टू 10⁻⁸ मैक्सवेल, याद रहेगा। जैसे वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था, उसका यूनिट क्या होता था? टेस्ला। और सीजीएस में गॉस होता था। रिलेशन क्या होता था आपस में? 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, था ना? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा है। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इसके बारे में, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा टॉपिक। जैसे मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी गई है आपको, एंड दैट इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के के। उसके अंदर हमने कोई एरिया वेक्टर रखा दैट इज 3 i प्लस 4 j माइनस 5 ओके। आपसे पूछा गया है फाइंड फ्लक्स थ्रू कॉइल। इस कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा, ये आपसे पूछा गया है। बताइए कैसे करेंगे इसको? हम्म, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? अरे बेवकूफ, बी डॉट ए डायरेक्ट लगा देना। जब तुम्हें एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, तुम्हें दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तुमसे फाई पूछा है, तो फाई का फॉर्मूला क्या लगा लोगे? क्या बी डॉट ए लगा लोगे? क्या आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोगों को डॉट प्रोडक्ट करना आता है? डॉट प्रोडक्ट आता है? आता है। बाकी को क्यों नहीं आता है? यार ये बेसिक मैथ्स का बहुत ही सिंपल, वेक्टर का बहुत ही सिंपल टूल है। वेक्टर प्रोडक्ट आता है। दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड, बताए इसका रिजल्ट क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी आता है। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कोस थीटा, पढ़ा होगा। आई डॉट आई क्या होता है? 1 डॉट जे क्या होता है? के डॉट के क्या होता है? आई डॉट जे क्या होता है? 0। आई डॉट के क्या होता है? सिंपल सा तो है यार। यार जब भी कोई चीज पुरानी वाली आती है काम में तो आपको रिवाइज करना चाहिए। ओके, पहले जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था बीच में काम में, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिवाइज करना चाहिए था, तभी तो याद रहेगी चीजें यार। जैसे अभी ये चीज आ रही है। अब यार ये क्लास ऐसा नहीं है कि मैं इसमें आपको ये डॉट प्रोडक्ट सिखाऊं।
डॉट प्रोडक्ट सिखाने बैठ जाऊंगा फिर फिजिक्स का पढ़ाऊंगा यार। हेलो, ये तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए, आपकी स्टैंड, आपकी तरफ का काम है पूरा। है तो जिसको डॉट प्रोडक्ट करना आता है, जिसको डॉट प्रोडक्ट आता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान सा है। जिसको नहीं आता है वो तो गया काम से, बहुत टफ है उसके लिए तो ये। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान दो यार। बताइए, 3 into 1 3, 4 into 1 4, -5 into 1 -5 कितना गया? क्या 2 वेबर आ गया? आवाज ही नहीं है यार। क्या ये आंसर हो जाएगा हमारा? क्लियर है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कर पाओगे फ्लक्स के क्वेश्चंस? आवाज ही नहीं है यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको ऐसा बोला जाए कि एक करंट की रिंग वायर है और एक लूप रखा हुआ है ऐसे, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है आई। बताइए इस लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? फ्लक्स थ्रू दिस लूप, फ्लक्स थ्रू दिस लूप, बताओ इस लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, कैसे निकालेंगे? अरे पहले फ्लक्स निकालने के लिए फील्ड तो चाहिए ना, बोलो। फील्ड बताओ, फील्ड कौन देगा? ये करंट की रिंग वायर देगा। समझ में आया डायग्राम कैसा है? एक कोइल है, इसमें ऐसे रखा हुआ है, यही तो रखा है। तो इस करंट की रिंग वायर का फील्ड कैसे होता है? करंट फील्ड ऐसे होती है, सर्कुलर लूप्स बनते हैं। बोलो कौन से प्लेन में बनेंगे? वायर वर्टिकल प्लेन में है तो फील्ड कौन से प्लेन में बनेगी? बनेगा ना। इसका मतलब जो फील्ड लाइंस बनेगी इस वायर से वो क्या ऐसे बनेगी क्या? बोलो, इस तरह से। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हुआ? अब ये कोइल जो तुम्हें दिया हुआ है ऐसे, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? या तो ऊपर या नीचे ना। बोलो, तो मान लेता हूं उसका एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर। फील्ड इस प्लेन में, एरिया वेक्टर ऊपर, एंगल कितना आया? क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो फ्लक्स कितना आएगा? आवाज ही नहीं। फ्लक्स कितना आएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। कर पाओगे भाई? तो हमें पहले फील्ड देखना है कि फील्ड का प्लेन कौन सा है, एरिया वेक्टर किधर है। सोल्व कर पाओगे? थोड़ा प्रैक्टिकली समझो, डेफिनेशन समझो। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अब वहां क्या है, यहाँ फील्ड लाइंस तो है लेकिन वो उसी प्लेन में घूम रही है यार। उस एरिया से क्रॉस कहाँ हुई, पास कहाँ हुई? नहीं हुई ना। तो क्या फ्लक्स पास हुआ? आंसर विल बी 0। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको मैं पूछूं ऐसा कि मान लीजिए एक सोलेनोइड है, चलो ये लो, ये सोलेनोइड है, ये इसका एक्सेस है और इसके एक्सेस के अलोंग ही हमने क्या कर दिया, एक करंट कैरिंग वायर रख दिया। तो आपसे पूछा गया है कि फ्लक्स थ्रू सोलेनोइड कितना होगा? बताओ। इस सोलेनोइड से पास, इस सोलेनोइड से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा बताइए? अगेन आंसर 0। व्हाई? क्योंकि इसकी फील्ड कैसे होगी, ऐसे ना। अरे इसकी फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे। आवाज ही नहीं। और एरिया वेक्टर किधर है, इधर मान लूं। क्या एंगल कितना आ रहा है? 90। फ्लक्स विल बी, क्या आप 2 पेन लेकर आए हैं? सुनो भैया, जब भी मेरी क्लास में आए मैं आपको पहले ही बोलता हूँ 2 पेन लेकर आए, क्योंकि हम क्वेश्चन भी उसी में करते हैं, सॉल्यूशन भी उसी में करते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए बाद में कि क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन क्या था। ठीक है? नहीं आया? अरे याद रहेगा भाई। हाँ, समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगर मैं आपको बोलूं ऐसा कुछ कि एक एक स्क्वायर लूप रखा है इससे, ओके, इसका साइड लेंथ कितना है ए, इसके अंदर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, ऐसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है। फिर हमने क्या करा, एक यहाँ पर एक सर्कल और बना दिया यार। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका वैल्यू तुम्हें दिया है 10 टेस्ला। कितना दिया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लक्स थ्रू स्क्वायर
कितना होगा एंड फ्लक्स थ्रू सर्कल कितना होगा, बताइए। स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा एंड सर्कल से कितना फ्लक्स पास होगा? फ्लक्स थ्रू स्क्वायर आना चाहिए, क्या लगाओगे फॉर्मूला? क्या एन बी ए कॉस थीटा लगाओगे? बोलो। एन का वैल्यू क्या मानोगे? 1। बी कितना? ए क्या लोगे? ए स्क्वायर। बोलो। अब सवाल उठता है थीटा क्या लोगे? थीटा क्या लोगे? बोलो। 0 और 180। वाई 180? अच्छा, हम इधर से देख रहे हैं इसलिए एरिया वेक्टर बाहर मानेंगे, ऐसा कहाँ बताया? सुनो ध्यान से। अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। बोलो। ध्यान से सुनना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जैसे ये बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है, स्क्वायर रखा है ना, फील्ड किधर है? अंदर। अगर मैं फील्ड लाइंस इसका एरिया वेक्टर अंदर मान लूं, भाई दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो बाहर होगा या अंदर होगा। माना कि मैंने अंदर माना इसका एरिया वेक्टर, तो एंगल कितना आया? 0। तो फ्लक्स क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बोलो। अगर इसका एरिया वेक्टर मैं बाहर मान लूं तो फिर एंगल 180 हो गया, तो फ्लक्स क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बोलो। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो एरिया वेक्टर किधर मानना है, तो हम एरिया वेक्टर उधर मानेंगे जिससे फ्लक्स पॉजिटिव आ जाए। याद रहेगी बात? नहीं समझ में आया? अगर एरिया वेक्टर नहीं दिया हो तो हम उधर मान लेंगे जिससे फ्लक्स क्या जाए? पॉजिटिव। बात समझ में आई? कौन सा लेंगे? अंदर वाला। कौन सा? तो एंगल क्या ले लूं? क्या 0 डिग्री ले लूं? cos 0 कितना होता है? 1। तो आंसर विल बी tan a² आ गया। आंसर विल बी, बोलो ना यार, आंसर विल बी। ओके, नेक्स्ट बताओ। फ्लक्स थ्रू सर्कल। सर्कल ये है। बोलो। अब सवाल उठता है कि एन तो 1 ले लोगे, बी 10 ले लोगे, ए क्या लोगे? ए क्या पूरा सर्कल का एरिया लोगे क्या? ये आधा एरिया लोगे? क्यों? क्योंकि आधे में फील्ड है। लेकिन मैंने पूछा तो सर्कल का है, तो उससे कोई फर्क। तो एक और चीज नहीं है, ध्यान रखना आपको। अगर एरिया कितना ही बड़ा हो, उससे मतलब उसमें कितने एरिया में फील्ड है, उससे मतलब है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? तो क्या सर्कल का एरिया जो पूरा तुम्हें दिख रहा है, क्या उसमें पूरे में एरिया में फील्ड है क्या? नहीं है। कितने में है? कितने में है? तो कौन सा लोगे एरिया? आधा ही लोगे। समझ में आई बात? नहीं आई? चलो। तो क्या लिखें इसका वैल्यू? एन बी ए कॉस थीटा। तो एन कितना? 1। बी tan ए पाई। इसका रेडियस कितना है? तो बोलो ना फिर यार। a/2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा। 1 ले लूं? आवाज ही नहीं आई। कितना आंसर आएगा? 5 जाएगा। तो 5 पाई a² बाई 4 वेबर। आंसर आ गया? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आई बात? आ गई? एक क्वेश्चन और ऐड करता हूं इसके अंदर। मेरा मेरा सवाल आपसे यहां पर ये है कि अगर इस सर्कुलर लूप को इस डायमीटर के अबाउट 180 से रोटेट कर दूं, इस सर्कल को इस डायमीटर के अबाउट 180 से घुमा दूं, 180 डिग्री, तो नया फ्लक्स कितना आएगा? 0। दिमाग खराब है तुम्हारा बेवकूफ? सेम आएगा। गलत जवाब। इस बार माइनस आएगा फिर। अरे अभी आपने एरिया वेक्टर किधर माना? अंदर ना। तो अब टिके रहो वहीं पे। अब टिके रहो वहीं पे। अब तुमने इसका एरिया वेक्टर अंदर मान लिया, अब उसको 180 से घुमा दिया, तो एरिया वेक्टर किधर आ गया? बाहर। फील्ड किधर है? अंदर। एंगल कितना हुआ? एंगल कितना हुआ? सारी कैलकुलेशन सेम चलेगी, बस cos 180 आ जाएगा। सिंपल आंसर क्या आएगा? -5 पाई a² बाई 4। बात समझ में नहीं आई? आ गई क्या? अभी यहाँ कितना है? अभी फ्लक्स कितना है? इतना। अगर इसको 180 से घुमा दूं तो
माइनस क्यों है समझ में आया? अब नेक्स्ट सवाल मेरा है, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? चेंज इन फ्लक्स समझते हो क्या? फाइव टू माइनस फाइव वन कितना आएगा? इसका डबल हो जाएगा ना? कितना? 10 पाई a² बाई 4 प्लस ही रहेगा क्या? माइनस में आएगा। अरे ओ देवता हूं, ध्यान से सुनो रे। अभी मान लो ये 5 1 है, कितना 5 1? 5 पाई a² बाई 4। 5 2 कितना आएगा? -5 पाई a² बाई 4। मैं बोल रहा हूँ चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा? दैट इज 5 2 - 5 1। रखना वैल्यू यार। -5 पाई a² बाई 4 -5 पाई a² बाई 4। आंसर -10 पाई a² बाई 4। बात समझ में आई? नहीं आई? क्या ये चेंज इन फ्लक्स निकालना आया? अरे मैं इसको बार बार बहुत बार खेलूंगा, ये एक ऐसे ही अलग से बता दिया आपको ना, ध्यान से समझना इसको। ये काफी बार आपको लैंग्वेज में दिया जाएगा ऐसा कि कोयल था उसको 180 से घुमा दिया हमने, तो बताओ चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा? वो सब चीजें काम आएगी, तो जी समझ में आना चाहिए आपको कि कैसे आया ये। क्लियर है? नहीं आया? आ गया? इज इट क्लियर? सोच कर पा रहे हो इसमें? तो मैंने दो कॉन्सेप्ट सिखाया भी यहाँ पे, एक दो एडिशनल जो बताए नहीं, लिखवाए नहीं अभी आपको मैंने। कौन सा? पहला कि अगर एक सिंगल एरिया दिया हो तो उसका एरिया वेक्टर किधर मानेंगे? उधर जिससे फ्लक्स क्या आ जाए? पॉजिटिव। दूसरा कि एरिया कितना ही बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, उसमें कितने एरिया में फील्ड लाइंस है वही एरिया हम लोग फ्लक्स की कैलकुलेशन में काम में लेंगे। बात समझ में आई? आ गई क्या? कॉपी मारो फटाफट। सर बट घुमाने से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा बेटा? मैं बोल रहा हूँ 180 से घुमाना है, 90 से थोड़ी ना घुमाया मैंने उसको। देखो एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं समझना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं। भाई जैसे समझो ये एक एरिया है ना, एक लूप है, इसका एरिया वेक्टर किधर लोगे? या तो बाहर लोगे या अंदर लोगे। एरिया वेक्टर किधर होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर यही तो हुआ। या तो बाहर लोगे या अंदर लोगे। ओके। अब ये डिसीजन कैसे लेंगे कि भाई बाहर लेना कि अंदर लेना है? फील्ड को देखो, अगर फील्ड अंदर है तो एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो, ताकि एंगल कितना जाएगा दोनों के बीच में? 0। तो फ्लक्स क्या जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? बाहर है तो बाहर ले लो। कर पाओगे? एक बोल रहे सर जो फर्स्ट में डेफिनेशन बताया था, एक बार रिपीट कर दो। कौन सा डेफिनेशन बताया था? फ्लक्स का? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बार और बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। हो गया? और कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन वालों, मैं आपसे बातें कर रहा हूं अभी, कोई डाउट हो तो पूछो, और नहीं है तो कॉपी करो। कौन सा थीटा? इतनी देर से क्या सिखा रहा हूं? मैं बोल रहा हूँ कि ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है स्क्वायर? बोर्ड के प्लेन में रखा है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या तो बाहर होगा या अंदर होगा। फील्ड किधर दिया है, तो एरिया वेक्टर किधर ले लेंगे? अंदर, ताकि एंगल क्या हो जाए? 180 होगा। खाना प्रॉपर खाया है? नींद निकाल कर आया है? देखो ये यहाँ पर हमने जब लिख ही लिया है, यहाँ पर ये जो जुगाड़ लिखा ना हमने, तो यहाँ पर आप लिख भी लेना ऐसा।
इफ सर्कल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, हेलो, इसमें लिख लेना यहाँ पर, इफ सर्कल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री देन चेंज इन फ्लक्स, देन फाइंड चेंज इन फ्लक्स। समझ में आ गया? वो कर दिया ना हमने काम यार। तो जब पढ़ ही लिया है तो फिर उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख ही लो ना। देखो ईएमआई का डिस्कशन सुन लो ध्यान से, कॉपी करते रहो, बातें सुनते जाओ। ईएमआई हम लोग, आपका टेस्ट हो चाहे टेस्ट का बाप हो, मतलब नहीं है उससे, हम लोग डेली डिस्कशन करेंगे। ईएमआई जैसे आज जितना मैंने पढ़ा दिया उसका असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा आज, ठीक है? कल उसकी क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? ताकि पेंडिंग चले ही नहीं। आप लोग असाइनमेंट करोगे तब आपको फीलिंग आएगा कि फिजिक्स क्या होता है, और वाकई में समझने लायक है, चीजें कोई टफ नहीं है, ठीक है ना? हेलो, हाँ, कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। और ये क्वेश्चन को अलग पेन से कॉपी करना, सॉल्यूशन को अलग पेन से करना। पेन नहीं लाए तो पड़ोसी से मांग लेना। अच्छा व्यवहार बना रखा है उससे? हाँ, अरे व्यवहार बड़ा बढ़िया बना रखा है, दे देगा फिर वो। ये हो गया होगा शायद, फर्स्ट वाला तो हो गया ना? ये हो गया। हम्म,
यहां पर क्वेश्चन ऐड करना है एक और, क्या लिखना है यहाँ पर? इफ सर्कल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री about its one of the diameter, then find change in flux. ये हटा दूं, ये वाला हो गया। सबका कॉपी हो गया ये वाला? बोलो, हो गया तो हटा दूं? कितने बच्चों का बाकी है? जल्दी करो, जिनसे हो गया वो ये ट्राई करो। इसमें क्यूब दिया हुआ है तुम्हारे को, जिसका साइड लेंथ कितना दिया है? ए। आपको फील्ड दिया है अलोंग एक्स एक्सिस बी नॉट। आपसे पूछा गया है कि फ्लक्स बताओ इन 6 फेसेस से। जिसने इसका क्वेश्चन नहीं लिखा हो लिख लेना। इसमें मैंने लिखा था, इफ सर्कल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, देन फाइंड चेंज इन फ्लक्स। ये हो गया कॉपी, अब तो हटा दूं? चलो बताओ अब। सही है, तो पॉजिटिव कितना आएगा? तो बी नॉट ए स्क्वायर, और लास्ट वाले का सही आंसर है। बिल्कुल समझिए थोड़ा सा ध्यान से, एक मॉड्यूल दे। अब एक नया चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना भैया। जैसे क्यूब है, क्यूब क्या है? एक क्लोज सरफेस है ना? उसके कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। बोलो। तो जैसे उसका एरिया वेक्टर किधर लेना है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, एक फेस ये, एक ये, एक पीछे, एक नीचे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ओके, तो इसका एरिया वेक्टर किधर लेंगे? या तो बाहर होगा या अंदर होगा? बोलो। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई क्लोज सरफेस हो तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस, अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। क्या होता है? अवे फ्रॉम द बॉडी। किधर होगा? मतलब बाहर। ऊपर वाले का ऊपर,
पीछे वाले का पीछे, नीचे वाले का नीचे, लेफ्ट वाले का लेफ्ट में और राइट वाले का राइट में। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई क्या? इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ध्यान से देखो, ये एबीसीडी क्या फ्रंट फेस है, तो इसका किधर होगा? फ्रंट साइड में होगा। ये ऊपर वाले का ऊपर, साइड वाले का नीचे, वाले का इधर, वाले का और पीछे वाले का पीछे। क्लियर है? समझ में आया एरिया वेक्टर? अब जवाब दो। एबीसीडी y0, इसका एरिया वेक्टर इधर और फील्ड इधर, एंगल 90, तो फ्लक्स 0। BFGC कौन सा फेस है? ये ऊपर वाला, एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, अगेन एंगल 90, फ्लक्स 0। FGHE क्या पीछे वाला है? नहीं आया? देखो ना, FGHE पीछे वाला फेस है, उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? अंदर, फील्ड इधर, अगेन 90, फ्लक्स 0। AEHD क्या नीचे वाला फेस है, इसका एरिया वेक्टर नीचे, फील्ड इधर, एंगल 90, अगेन फ्लक्स 0। बट व्हाट अबाउट CGHD? क्या इसका वेक्टर इधर है, फील्ड भी इधर है, फ्लक्स कितना आएगा? कितना आएगा? B0 A²। आया? नेक्स्ट BFEA क्या वो ये वाला फेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, एंगल 180 हो गया, तो आंसर कितना आएगा? -B0 A²। क्या बात समझ में आई? कर पाओगे? 3 बातें समझाई मैंने अब तक, फॉर्मूला वगैरह सा हो गया वो तो, लेकिन 3 एडिशनल चीजें समझाई है आपको। क्या बताइए? अगर एक सिंगल एरिया है, एरिया वेक्टर ना दिया जाए तो हम उसका एरिया वेक्टर उधर मानेंगे जिससे फ्लक्स पॉजिटिव आ जाए। दूसरा, एरिया कितना ही बड़ा हो, मतलब किससे मतलब है कि कितने एरिया में फील्ड लाइंस है। तीसरी बात, क्लोज सरफेस है तो उसका एक एरिया वेक्टर हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लेंगे। क्लियर है? अब ये सारी बातें लिखाते नहीं है हम लोग, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको लिखना नहीं है, आपका पेन चलता रहना चाहिए से, नजरे इधर, कान सुन रहे हैं, लिखता रहना चाहिए। टैग लाइन से कुछ पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। अरे कर पाओगे? हाँ भैया, अगला बताओ, अगला बताओ। किए हमने ऐसे क्वेश्चंस हमने खूब डिस्कस किए हैं। बताओ, आपको पूछा गया कि जो ये स्क्वायर लूप तुम्हें दिख रहा है, स्क्वायर लूप तो नहीं रहा है, एक तो रेक्टेंगुलर लूप है, साइड लेंथ अलग अलग है ना इसका। इस एबीसीडी लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? यस, 0 है। क्या बात कर रहा है यार? इस लूप के लिए फील्ड कौन प्रोवाइड करेगा? वायर। किधर करेगा? एंड रूल से लगाओ ना, करंट पॉइंट फील्ड। क्या अंदर फील्ड आएगा? क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। तो इस वायर के इधर सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा आएगा? अंदर। क्लियर है? नहीं आया समझ में? आ गया? वायर का फील्ड कितना होता है? μ0I/2πd। अगर मैं वायर बोल रहा हूं इसका मतलब कौन सा बोल रहा हूं? इनफाइनाइट। कितना होता है? μ0I/2πd। डी चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो। इधर जा रहा है तो डी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो फील्ड कम होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अभी हमें इसमें से निकालना है, तो इसमें तो फील्ड यूनिफॉर्म ही नहीं है, तो क्या करें? एक छोटा सा एरिया मान ले क्या, उसके लिए तो सेम होगा। अरे बोलो। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया हम चूज करते हैं। मान लीजिए हमने छोटा सा एक एरिया हमने चूज किया यहाँ पर, ये एरिया मान लीजिए, इसका विड्थ कितना मान लूं? dx कितना, और ये जो हमने छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया यहां से x डिस्टेंस पे लिया, कितने डिस्टेंस पे? इसका लंबाई कितना है? c। बोलो। तो इस छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स क्या लिखोगे आप? d5 लिख दूं? फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, बी ए cos थीटा। तो b कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। आवाज ही नहीं है यार, बोलो। इसका एरिया, ये छोटे से जो स्ट्रिप माना इसका एरिया कितना होगा? वेरी गुड, सी डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया बी ए, फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना लू? 0। वायर
वाई, भाई फील्ड भी अंदर है, इसका इरेक्ट अंदर मान लो ना, ताकि फ्लक्स क्या जाए, पॉजिटिव आ जाए। जीरो मान लूं। चलो जी, अब वैल्यू पुट करते हैं। dx का वैल्यू क्या लिखोगे? यस, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x। सी डी एक्स, कॉस जीरो कितना होता है? 1। क्या ये डी फाई आया? क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं? इसमें लिमिट क्या लगाऊंगा? यहां से स्टार्ट हुआ ना, ए से ए प्लस बी, तो इधर लेफ्ट साइड में क्या आया, नेट फ्लक्स फाई आ गया। अब म्यू नॉट आई सी बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बोलो। अंदर क्या बचा, dx बाई एक्स, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे काफी बार किया, बताओ ना यार। ln x होता है। लिमिट कहां से कहां तक? a से a प्लस बी, बोलो। इसमें ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखोगे तो आंसर लिख दूं क्या? म्यू नॉट आई सी बाई 2 पाई ln a प्लस बी बाई ए। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आया? आगे क्या? ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, और नीट ने क्या पूछा था, ये से डायग्राम बना दिया, बोला ऑप्शंस में, ऑप्शन फर्स्ट 5 proportional to a, सेकेंड ऑप्शन 5 proportional to b, सी ऑप्शन 5 proportional to c, एंड डी नन ऑफ। किसके प्रोपोर्शनल है? सी के। किसके आया? समझ में आया? तो कैसे किया ये चीज क्लियर हुआ आपको? अरे कर पाओगे भाई? आवाज ही नहीं। कर पाओगे? छापो फटाफट। तो ये सब चीजें थी हमारी फ्लक्स के बारे में। क्या आपको फ्लक्स क्लियर हुआ? क्या फ्लक्स क्लियर हुआ? असाइनमेंट देंगे इसका, और मैंने यहां तक, ये फ्लक्स कंप्लीट हो गया। फ्लक्स तक मैंने नेक्स्ट में पेपर बनाया आपका, जो 19 को पेपर आएगा उसमें फ्लक्स तक का पार्ट पूरा आएगा। ओके, उसका मतलब ये नहीं कि जो आगे मैं पढ़ाऊंगा उसका असाइनमेंट करना ही बंद कर दो। हेलो, टेस्ट नहीं देना, मैं नीट भी देना है साथ में, उसका भी ध्यान रख लेना। बाकी टेस्ट में यहां तक दिया है मैंने, कॉपी करो फटाफट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसको रिपीट करो, आपस से समझा दो। अरे भैया, ये लूप दिया है, वायर इसके लिए फील्ड प्रोड्यूस करेगा, किधर करेगा? अंदर। कैसे बताया? हैंड रूल से। लेकिन वो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्यों? क्योंकि वायर का फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। डी चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा। इसका मतलब डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए एरिया से उसमें एक छोटा एलिमेंटल एरिया, उसमें एक छोटा सा एरिया लिया, एलिमेंटल एरिया, फिर उसके लिए फ्लक्स निकाला और उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो एलिमेंटल एरिया क्या लिखेंगे? बी ए कॉस थीटा लिखोगे। तो बी कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए हम लोग फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हैं, इसलिए बी एक्स लिया। इसका एरिया कितना होगा? क्योंकि छोटी सी चौड़ाई ली, डी एक्स, लंबाई कितनी है? सी, तो एरिया कितना हो गया? सी डी एक्स। एंगल कितना? 0, कॉस 0। वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब ये एक कलाकार क्या क्या बोल रहा है सर, ये 3 बातें रिपीट कर दो। 3 बातें कौन सी थी रे भाई? यार ये तो आना चाहिए ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो डालो यार। फर्स्ट था कि अगर एरिया हो कोई, उसका एरिया वेक्टर नहीं दिया जाए, तो हम उसका एरिया वेक्टर उधर मानेंगे जिससे फ्लक्स क्या जाए, पॉजिटिव। सेकंड था, अगर एक क्लोज सरफेस हो तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी मानोगे। थर्ड बताया था कि एरिया कितना ही बड़ा दिया हो उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है? जितने एरिया में फील्ड लाइंस है। हेलो, हाँ ये बातें समझो। देखो ईएमआई के अंदर मैं काफी सारी टैगलाइंस बोलता जाऊंगा, आपको लिखते जाना है। मैं लिखवाऊंगा नहीं उसको, वो आपको खुद से लिखना है अपनी भाषा में। आपको जो भी भाषा आती है, हिंदी, मारवाड़ी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश विंग्लिश, जो भी आती है वो सब लिख देना, लेकिन लिख लेना भैया। और कुछ को इंग्लिश आती होगी, इंग्लिश, इंग्लिश प्लस हिंदी,
कुल मिला के तुम्हें समझ में आना चाहिए जो बताया चीज। कॉपी हो गया तो आगे बात करें। गंगाधर जी बोल रहे हैं कि नीट ने इंटीग्रेशन कैसे पूछा। तो तुमसे पूछ के जब पेपर बनाएंगे क्या यार। वो तो कुछ भी पूछ सकता है भाई। कमाल करते हो पांडे जी तुम यार। मतलब कोई डाउट नहीं है तो ये डाउट आने लगे अब तुम्हें हैं? कॉपी हो गया क्या। कितने बच्चों का बाकी है। सबका हो गया। वेरी गुड। अगर ऑफलाइन वालों का कॉपी हो गया इसका मतलब ऑनलाइन वालों का हो गया होगा तो बाई डिफॉल्ट है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली ईएमआई कि ईएमआई में है क्या। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ईएमआई में क्या डिस्कस करते हैं। क्या चीज देखने को मिला। मैग्नेटिक फिनोमिना से इलेक्ट्रिक फिनोमिना देखने को मिलता है। ये सबसे पहले किसने समझाया। बड़े ने। तो उन्होंने बोल दिया तो मान थोड़ी लिया हमने। पहले उनको प्रूव करना पड़ेगा बताओ तो सही भाई कैसे आया। हेलो। तो उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दुनिया को समझाया कि मैग्नेटिक फिनोमिना से इलेक्ट्रिक फिनोमिना पॉसिबल है तो वो एक्सपेरिमेंट हम समझते हैं तो इसलिए हेडिंग डालिए फेराडेज एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से समझिएगा कि क्या है फेराडे एक्सपेरिमेंट। कॉपी तो कर ही लिया आपने। हेलो। अब सारी नजरें इधर ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं लिखाऊंगा आराम से पहले समझो इस चीज को। देखो उन्होंने क्या किया एक कोइल लिया। क्या लिया एक कॉइल। और इस कॉइल को इन्होंने कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर से। किससे। ये गैल्वेनोमीटर है। हेलो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आता है। जब उसके क्रॉस करंट फ्लो रहा हो। बोलो। तो ये जो कोइल है इसका एक्सिस ये मान लीजिए। ओके। आवाज ही नहीं है यार। ये कोइल का एक्सिस ये कोइल और इसको कनेक्ट किससे किया। गैल्वेनोमीटर से। ध्यान से समझिएगा। इस सर्किट के अंदर ओनली एक वायर था उस वायर को मैंने कोइल का फॉर्म दे दिया और उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। हेलो। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया क्या है ओनली एक वायर है और एक गैल्वेनोमीटर लगाया बस। हेलो। अच्छा ये गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया ताकि हमें देखना भी करंट होगा कि नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है। हमने क्या किया इसके एक्सिस के अलोंग एक बार मैग्नेट को लिया। हमने नहीं लिया बेसिकली उन्होंने लिया था। किन्होंने फेराडे ने। किन्होंने उन्होंने क्या किया एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को इसके पास ले जाना स्टार्ट कर दिया। तो जब उन्होंने इस मैग्नेट को यहां रखा तो मैं यहां देखता हूं यहां मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूं ना। और यहां मैं इसका डिफ्लेक्शन बताऊंगा।
मैग्नेट को उन्होंने क्या करा, रेस्ट पे रखा, यहाँ पर किस पे रखा, कहाँ रखा, रेस्ट पे, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। ओके, हेलो। फिर जब उन्होंने इस मैग्नेट को पास लाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, समझना। अगर मैग्नेट यहां है तो क्या फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही होगी, अरे नॉर्थ से निकल रही होगी साउथ में, ऐसे होता ना, बोलो भाई, मतलब फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होगी, बोलो। तो जब इसको मैं पास लेकर आ रहा हूं तो क्या होगा, जैसे मैं बोलूं कि अभी यहां पर है, तो क्या इस लूप से, इस एरिया से कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा। अगर मैं इसको पास लेकर जाऊं तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा, क्यों, क्या इसका एरिया बदला, क्या क्या हमने ये एंगल बदला क्या, ना तो एरिया बदला ना एंगल बदला, लेकिन फील्ड लाइंस तो बदल रही है, बोलो। इसको पास लेके जा रहे हैं तो इसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेगी, बोलो। तो क्या हुआ कि जब वो इसको पास लेकर आ रहे थे इधर v स्पीड से, तो उनको इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब दिमाग लगाओ कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आ सकता है, जब इसमें से करंट फ्लो हुआ हो, मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो गया यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, सर्किट में ओनली वायर लगाया था, कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाई, कोई बैटरी, केवल एक वायर था और उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, केवल मैग्नेट को एक ऐसे करने से उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। कमाल है कि नहीं है, हेलो। केवल मैग्नेट को ऐसे किया, डिफ्लेक्शन आ गया उसके अंदर, समझ में आया। अच्छा, डिफ्लेक्शन आया मतलब करंट है सर्किट में, और करंट है इसका मतलब ईएमएफ आया होगा, बिना वोल्टेज कहां से करंट आ जाएगा, हेलो। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैग्नेट को पास ले जाने से क्या आता है, इसके अंदर वोल्टेज आता है, बोलो। इसको पास ले जाते हैं तो मतलब फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स का हाथ में रखते हैं इसको, चलो। इस मैग्नेट को पास लेके जाते हैं, पास ले जाते हैं, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है तो मतलब ईएमएफ आता है, ईएमएफ आता तो करंट आता है, करंट आता तो डिफ्लेक्शन आता है, क्लियर है। फिर क्या किया उन्होंने, उसको यहां ले जाके रोक दिया, रोक दिया तो फिर से डिफ्लेक्शन बंद हो गया, जीरो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। उसने वापस लेकर आए, जब उसको वापस लेके जा रहे थे, किधर, इधर, उसी स्पीड से, तो इस बार फिर से उनको डिफ्लेक्शन देखने को मिला, लेकिन किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार डिफ्लेक्शन इस दिशा में देखने को मिला। दिमाग चकरा गया, हो क्या रहा है, केवल मैग्नेट को एस से लेके गया तो डिफ्लेक्शन आया, एस से लेकर आया तो डिफ्लेक्शन आया, रोक दिया तो नहीं आया, हेलो। लगा कि मैग्नेट में कुछ गड़बड़ है, कुछ भूत भूत आ गया, इसको रहने दो, इस बार सर्किट को लेके चलते हैं साले को। मैग्नेट यहीं फिक्स कर दिया, सर्किट को उठाया, उसी को पूरा ले गए साथ में, सर्किट को पास लेके गए, फिर से डिफ्लेक्शन आया, रोक दिया, जीरो, दूर लेके गए, फिर डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब क्या है, क्या ओनली फ्लक्स बढ़ने से डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, क्या ओनली फ्लक्स घटने से डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, या एक वर्ड यूज लूं, चेंज होने से फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज होने से डिफ्लेक्शन आ रहा है, बोलो। तो जब उन्होंने इसको वापस डबल स्पीड से इधर लेके गए तो उनको देखने को मिला कि डिफ्लेक्शन पहले इतना सा आया था ना, अब ज्यादा आया, अब ज्यादा आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस लूप से जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, हेलो। मैं बोल रहा हूं वर्ड इंड्यूस, कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट कुछ नहीं किया, इंड्यूस समझते हो ना, इंडक्शन, हेलो। छड़ दो देखी होगी हमने, दो रोड्स होती थी, उसको पास ले गया, पोलराइज होता था वो, पढ़ा होगा इलेक्ट्रो में, पढ़ा है। तो ये कॉइल मैग्नेट पास लेके गया, अगर इस कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कब तक होगा, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो इसमें डिफ्लेक्शन, इसमें ईएमएफ आना भी बंद। बात समझ आई, नहीं आई। तो यही उन्होंने दुनिया को समझाया कि देखो ये चीज क्या था, मैग्नेटिक फिनोमिना, क्या था, इससे क्या मिला, ईएमएफ, क्या मिला, करंट, क्या चीजें ये, इलेक्ट्रिक फिनोमिना, है कि नहीं। तो उन्होंने यहां से प्रूव किया कि मैग्नेटिक फिनोमिना से भी इलेक्ट्रिक फिनोमिना पॉसिबल है। इज इट क्लियर, नहीं समझ में आई बात, आ गई क्या। तो फर्स्ट उन्होंने इस सारी जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सब कुछ बातें समझाई, उससे उन्होंने दो लॉ दिए,
कितने लो? फर्स्ट लो क्या बोलता है कि जब भी किसी लूप या सर्किट से फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात समझ में आई? और कब तक होगा? जब तक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। समझ में आ गई? सेकंड बात उन्होंने समझाई कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका कुछ अमाउंट तो होगा, कुछ वैल्यू तो होगा। दैट ईएमएफ विल प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ, आवाज ही नहीं आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, एक कांस्टेंट के लगाओगे, क्या बन जाएगा? के डी फाइव बाई डी टी। के का वैल्यू क्या होता है? 1। ई का वैल्यू क्या आएगा? डी फाइव बाई डी टी। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आया? आ गया क्या? तो फेराडे ने समझाया सबसे पहले ही दुनिया को कि अगर किसी लूप या सर्किट से अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ आएगा, और कितना आएगा? डी फाइव बाई डी टी। कितना आएगा? लेकिन 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 जब फेराडे से कुछ एक दो सवाल और पूछे गए, उनसे पूछा गया ऐसा कि जैसे मान लीजिए कि सर्किट है, एक लूप मान लो इस लूप को पास मान लीजिए एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का साउथ पोल। अगर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मैं इस लूप के पास लेकर जाता हूं अलोंग एक्सिस, तो क्या होगा? क्या होगा? सुनो, अगर मैं इसको पास लेकर जा रहा हूं तो फ्लक्स चेंज होगा, हमने माना है ऐसा होगा। ईएमएफ आएगा, यस आएगा। करंट फ्लो होगा, यस होगा। तो हमारा सवाल ये है करंट कैसे फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? हमारा सवाल क्या है कि जो करंट फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो पोलरिटी ऐसे बनेगी, तभी तो हाई पोटेंशियल से निकलेगा करंट, बोलो। और अगर क्लॉकवाइज होगी तो हाई पोलरिटी ऐसा बनेगी। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे आ गया? तो ये एक सवाल उनसे पूछा गया कि बताइए अगर हम इसको ऐसे नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर गया, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगा, करंट आएगी। बात एक्सेप्ट करिए, आपकी एक्सेप्ट है, सही है, आ गया, मान गया। लेकिन करंट किधर आएगा? करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो इसका जवाब फेराडे नहीं दे पाए और फोन काट दिया। फेराडे जवाब नहीं दे पाए और फोन, अरे ऐसे मजाक कर रहे हैं। इसका जवाब उनके पास नहीं था। इसका जवाब देने के लिए कौन आए? लेंज। कौन आए? तो अब हम डिस्कस करते हैं लेंज लो। क्या डिस्कस करते हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया, एक सिंपली जो इन्होंने फॉर्मूला दिया था ना, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, उसके आगे सिर्फ एक माइनस लगा दिया। E इक्वल टू वॉट? माइनस डी फाइव बाई डी टी। उन्होंने बोला अब काम करो, अब काम हो जाएगा आपका। एंड माइनस के लिए क्या बोला? माइनस स्टैंड्स फॉर अपोजिशन। माइनस स्टैंड्स फॉर, आवाज ही नहीं है यार, माइनस स्टैंड्स फॉर। अब समझना उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये बोला लेंज ने कि करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया है ये उसी को अपोज करेगा। शुद्ध देसी भाषा में बताएं कि जिसने इसको पैदा किया ये उसी को नष्ट करना चाहता है। करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगी कि जिसने इसको पैदा किया है ये उसी को नष्ट करना चाहेगा। बढ़िया टेक्निकल वर्ड से बोले तो जिसने इसको प्रोड्यूस किया है ये उसी को अपोज करना चाहेगा। समझ में आया? नहीं आया? अब समझना ध्यान से। मैग्नेट को ऐसे लेके जा रहा था मैं, हेलो, इसमें फ्लक्स क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। भाई इसमें करंट आया ना, करंट क्यों आया? ईएमएफ आया होगा। ईएमएफ क्यों आया? फ्लक्स में चेंज हुआ होगा। फ्लक्स में चेंज कैसे हुआ? बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना। क्यों बढ़ा? क्या इसका एरिया चेंज हुआ? एंगल चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? फील्ड। क्या फील्ड अंदर बढ़ रही थी? बोलो। तो वो क्या चाहेगा? करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया ये उसी को अपोज करेगा। किसने प्रोड्यूस किया? फील्ड बढ़ रही थी। फील्ड, तो करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि उस फील्ड को कम करे। नहीं समझ में आया? अब सोचो, दिमाग लगाओ कि ये नॉर्थ पोल, इसको पास लेकर जा रहा हूं तो अंदर फील्ड लाइंस बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए करंट कैसे फ्लो कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज कराना पड़ेगा, तभी तो फील्ड, आवाज ही नहीं। अरे
ये एंटी क्लॉकवाइज पूरी करंट, तो क्या बनेगा यहाँ पर? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल तो फील्ड नहीं समझ में आया यार। आ गया क्या? एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब बाहर, बाहर मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हेलो, ये आपको आना चाहिए फिक्स। कैसे पूछ लूं? बाहर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाहर मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हेलो, मिक्सअप आता है? आ जाएगा इसमें। क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, साउथ पोल मतलब अंदर की तरफ, आवाज ही नहीं आई। अंदर मतलब साउथ पोल, साउथ पोल मतलब साउथ मतलब अंदर, अंदर मतलब क्लॉकवाइज। याद रहेगा? वापस सुनना ध्यान से। नॉर्थ पोल पास गया, फील्ड अंदर बढ़ रही है, अंदर बढ़ रही तो बढ़ने, क्या करेगा वो? बाहर प्रोड्यूस करेगा। बाहर के लिए करंट कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? वापस समझना नया सवाल। अगर इस मैग्नेट को मैं दूर लेके जाऊं, किसको लेके जा रहा हूं दूर? नॉर्थ को। किसको? तो क्या वहां अंदर फील्ड जो जा रही थी, क्या अब वो कम हो रही है? कम होगी तो होने देगा क्या? क्या करेगा? उसको बढ़ाएगा। अंदर फील्ड कम हो रही है, उसको बढ़ाना है, तो लूप में करंट कैसे फ्लो हो कि वो फील्ड बढ़े? वो लूप भी फील्ड अंदर प्रोड्यूस करे। अंदर प्रोड्यूस करने के लिए करंट कैसी? नहीं आया। तो जब इसको दूर लेके जा रहा हूं तो करंट कैसे फ्लो होगी? क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं है? बोलो। ये तो मैंने समझाया आपको फील्ड से। एक और तरीका समझाने का, जैसे नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल को मैं पास लेकर जा रहा हूं। इसने क्या बोलता है? ये अपोजिशन कर दिखा था ना। तो ये कौन पास आ रहा है? पास आने नहीं देगा। तो ये कौन सा पोल बनाए ताकि उसको अपोज कर सके? नहीं समझ में आया? कौन सा पोल बनाए ताकि उसको अपोज कर सके? अरे नॉर्थ आ रहा तो नॉर्थ बनाएगा तभी तो अपोज करेगा। और नॉर्थ के लिए करंट कैसी? अभी सिखाया ना। नॉर्थ के लिए करंट कैसी? अगर मैं सेम वापस पूछूं, इस नॉर्थ को दूर लेके जा रहा हूं, कौन जा रहा दूर? नॉर्थ। दूर जाने देगा? उसको क्या करेगा? वापस बुलाएगा। बुलाने के लिए साउथ, साउथ के लिए करंट नहीं आया। समझ में आया? इसको मैं दो लाइन में सेट कर देता हूँ, जो चीज सिखाई है आपको, फिर वो बाद में आप लिख भी लेना। जैसे मैंने फील्ड का कैसे सिखाया आपको, फील्ड का क्या सिखाया, समझो इसको। अंदर जा रहा था तो फील्ड क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। बढ़ने दे रहा था क्या? उसको कैसे बोल सकते हैं क्या? फील्ड बढ़ती है तो बढ़ने ना दे। बोलो ना यार। फील्ड बढ़ती है तो, और घटती है तो। समझ में आ गया? हम इसके पोल से समझते हैं। अगर इसको, तो पोल जब पास जा रहा था तो पास आए तो आने ना दे, दूर जाए तो। अरे बोलो ना यार। जो सिखाया उसको सिंपल सी लाइन में सिखा दिया। समझ में आई? वापस बोलो। फील्ड के लिए बोलो। फील्ड बढ़ती है तो, घटती है तो, और पास आए तो, और दूर जाए तो। यही तो सिखाया। यही लेंज लो है। नहीं समझ में आया? नहीं डाइजेस्ट हुआ? ये दो लाइन से आपको मैं पूरा ईएमआई सिखा दूंगा यार भाई। आराम से सिखा देंगे। अभी एक दो लेक्चर बाद हम एक और चीज ऐड कर देंगे इसमें। करंट बढ़ती है तो बढ़ने ना दे, घटती है तो घटने ना दे। इन तीन से हम पूरा खेल लेंगे। हेलो, ये खेला समझ में आया? नहीं आया? आ गया? समझ में आया पूरा लॉजिक? करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया ये उसी को अपोज करेगा। इज इट क्लियर? फील्ड से सिखाया। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आएगा आपको। क्लियर हुआ? उन्होंने माइनस लगा दिया। किसने? लेंस ने। तो माइनस लगा लिया तो मान लिया हमने सही। भैया प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे लगाया माइनस। पहले ये तो बताओ। तो जो लेंस लो है, दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लो इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझाता हूं मैं कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, कैसे एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। जैसे मान लीजिए एक लूप है, ये इसका एक्सिस है। समझो, अगर एक मैग्नेट को मैं, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इसको हल्का सा धक्का देके छोड़ दूं। अभी मान लीजिए हमें लेंज लो नहीं आता। ध्यान से समझना बात को। अगर मैंने इसको नॉर्थ पोल से धक्का देके छोड़ दिया, छोड़ दिया, तो क्या इसमें बीच में रिलेटिव सेपरेशन चेंज हुआ? हेलो, चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आया। ईएमएफ आया तो करंट आया। करंट आया तो पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा? या तो साउथ बनेगा या नॉर्थ बनेगा। आवाज ही नहीं है यार।
अरे दो ही तो पॉसिबिलिटी है कि इधर साउथ बना तो फिर इधर पीछे क्या बनेगा, नॉर्थ। इधर नॉर्थ बना तो पीछे क्या बनेगा, साउथ। हमें तो किससे मतलब है, सामने वाले से, जो हमें दिख रहा है। जैसे ये मैग्नेट इसके पास लेके जा रहा हूं, ये कॉइल, ये मैग्नेट पास लेके जा रहा हूं, तो ये फेस फेस मुझे दिख रहा है ना। तो यहाँ कौन सा पोल, या तो साउथ बनेगा या नॉर्थ बनेगा, दो ही तो बन सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना बाप, सोचना। अगर इसको आपने हल्का सा धक्का देके छोड़ दिया तो सेपरेशन चेंज हुआ, फ्लिल चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ आया, करंट आया, कौन सा पोल बनाया, साउथ। मान लेते हैं साउथ बनाया, ठीक ना। क्या होगा अगर इसने साउथ बनाया, इसने नॉर्थ है, तो क्या अट्रैक्ट करेगा, हेलो, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बोलो, क्या इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इधर जितना फास्ट जाएगा, क्या उतना ही ज्यादा ईएमएफ आएगा, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी होता है। टी कम लगेगा तो ई ज्यादा मिलेगा, नहीं आया। ई ज्यादा मिलेगा मतलब उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो और बढ़ेगी। आवाज ही नहीं, मतलब हमने काम क्या किया, एक हल्का सा धक्का देके छोड़ा, इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है, इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बढ़ रहा है। देने वाला कौन, ऐसे ही बन रहा है क्या खुद से ही, कहां से आ गई भाई इतनी एनर्जी। दिस इज वायोलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया। अब ये समझना, अगर नॉर्थ पोल, ये इसने भी नॉर्थ पोल बनाया, धक्का देके आपने छोड़ा, भगा देगा वापस वो, हेलो, वापस से। लेकिन आपने बोला अरे भाई आने तो दे इसको, मैं लेके आता हूँ। आप लेके जा रहे हो, इसका मतलब आप इसको पकड़ के उधर लेके जा रहे हो। इसका मतलब व्हाट, कि आपने इसने एक्सटर्नली वर्क डन किया, बोलो, एंड दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने इसको हाथ से पकड़ के लेके गए, मतलब आपका एनर्जी लगा, हेलो, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर हुआ। तो देखो यहां से नॉर्थ पोल तो कौन सा बनाया, अपोजिंग नेचर का है ना। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखाया है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो लिख लेना, ऑप्शनल दिया है। हेलो, क्या समझाया आपको मैंने, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया कैसे। भाई ये में नहीं आता, हम तो खुद ही कर रहे हैं। चलो, तो दो ही तो पॉसिबिलिटी बनती है। ये बना तो क्या लफड़ा हुआ, समझ में आया। और ये बना तो क्या, समझ में आया, नहीं आया। ओके, अब लिखना स्टार्ट करो। हेडिंग डालिए फेराडेज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले ये डायग्राम बनाइए, ये वाला। ये नहीं लिखना है, सिर्फ ये डायग्राम बनाना है। एक को डाउट ये आया है कि सर इन मॉड्यूल वेयर इज लेंज लो। अरे इस देवी को बताओ रे यार, लेंज लो कहाँ है। पेज नंबर 94 पे लेंज लो है। लेकिन तुम्हें मॉड्यूल किस में चाहिए, मैंने मॉड्यूल के लिए कुछ बोला ही नहीं ना। अरे सिर्फ मैग्नेटिक मेटल पढ़ाया आपको मैंने मॉड्यूल से, सारी चीज थोड़ी ना पढ़ानी है। केवल ये डायग्राम बनाना आपको, ये वाला। अब ये डायग्राम आप देखोगे जैसे लगेगा क्या है ये, क्लास अटेंड करी होगी तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ये। मानते हो ना बात को। हेलो, हाँ, लिखो फटाफट, बनाओ डायग्राम। लिख लिया क्या। तो अब लिखो फर्स्ट लो। देखो फेराडे ने जो चीज एक्सपेरिमेंट समझाया उसको दो लो के रूप में उन्होंने लिख पाया। हेलो, तो मैं फर्स्ट लो तुम्हें लिख पा रहा हूं, तो लिखिए फर्स्ट लो। देखो उसमें, whenever magnetic flux, whenever whenever magnetic flux linked
linked, Linked, linked with a closed circuit. Whenever magnetic flux linked with a closed circuit changes, an EMF is induced in the circuit. Whenever magnetic flux linked with a closed circuit changes, an EMF is induced in the circuit. An EMF is induced in the circuit. समझ में आया क्या? हेलो, आगे लिखो. The induced EMF, उसी के साथ लिख दो आगे, कोई दिक्कत नहीं. The induced EMF lasts so long, LASTS, lasts so long. So, SO, long, LONG. The induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues. क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक उसमें EMF रहेगा. ठीक है ना? The induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues. लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए सेकेंड लॉ. अब सेकेंड लॉ क्या बताना चाह रहा है? पहला लॉ तो क्या बताया है कि ऐसा होगा तो EMF होगा. अब सेकेंड लॉ बता रहा है कि जो EMF होगा उसका वैल्यू कितना होगा. तो लिखिए सेकेंड लॉ में, the magnitude of induced EMF, in a closed circuit, the magnitude of induced EMF in a closed circuit is directly proportional to the is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Linked with the circuit. लिख लिया क्या? हेलो, सेकेंड लॉ लिखने के बाद ये लिखो, ये वाला. लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डाली है लेंज लो. लेंज लो में लिखिए, लेंज लो स्टेट्स दैट Lenz law states that Lenz law states that the induced current produced in a circuit always flow in such a direction. Lenz law states that the induced current produced in a circuit always flow in such a direction that it opposes the change or cause that produced it. लिख लिया? अब इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिखो, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. ध्यान से समझना, ये जो फाई होगा ये कौन सा फाई होगा? टोटल फ्लक्स. क्या होगा ये? टोटल फ्लक्स. चाहो तो यहां लिख दो फाई टोटल, एक ही बात है. E इक्वल टू माइनस डी फाई टोटल डिवाइड बाई डी टी. लिख लिया?
अब सुनो, इसके बाद में ये, हाँ एक और नीचे से एरो बना के लिख लीजिए, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? पता नहीं, आ गया नहीं आया भाई? आ गया ना? चलो, तो अब देखो ये सारी बातें जो सबको बताई मैंने कि बाहर करंट तो नॉर्थ पोल तो एंटी क्लॉकवाइज, ये आप लिख लेना, ये सब चीज टूल्स है। ये लेंज लो लिखा दिया, इसके बाद ये आप चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन में कैसे डिपेंड करता है नहीं करता है, ये आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो। बाकी वो लाइन लिखा दिया उसमें समझ में आना चाहिए, आ गया होगा। ये जरूर लिख लेना, ये जरूर लिख लेना कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल मतलब फील्ड बाहर की तरफ। बोलो, अरे फील्ड कैसे होगा इसका? बाहर होगा ना भाई, डॉट, इसका क्रॉस। ये आना चाहिए यार आपको, क्योंकि इसके बिना जो मैंने अभी आपको टेक लाइन सिखाई थी, वो क्या सिखाई थी? भूल गए? हद है यार। फील्ड की बताया था ना, फील्ड का, कि फील्ड बढ़ती है तो, घटती है तो, और पोल के लिए पास आए तो आने ना दे, दूर जाए तो जाने ना दे। वो पंच लाइन, वो टैग लाइन में लिख लेना भैया, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में कोई काम नहीं हो रहा हमारा, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, लेंज लो पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, हेलो। तो ये काम कर लीजिए, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। असाइनमेंट सुन लीजिए, सुन लीजिए नहीं, लिख लीजिए। असाइनमेंट रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर ईएमआई का बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 4। सुनो यार, अब हम लोग ईएमआई से असाइनमेंट डेली, डिस्कशन डेली, हेलो, और करके लाना है भैया आपको, ठीक है ना? तो ये असाइनमेंट एक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में, हो जाएगा आराम से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ठंड रख, गार्डन है क्या ये? हैं? ये क्या यार, पंच लाइन भूल गया? फील्ड बढ़ती है तो बढ़ने ना दे, घटती है तो घटने ना दे। और दूसरा बताया था मैंने, पास आए तो आने ना दे, दूर जाए तो जाने ना दे। ठीक है? ओके बच्चों।